हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द गवर्नेंस रिव्यू। और आज संडे का दिन है, तो आज द हिंदू में संडे स्पेशल आता है, तो उसी की आज हम एनालिसिस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उन सबको देखेंगे। तो आप हमारे इस इनिशिएटिव को पसंद कर रहे हैं तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको सेशन अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये अपना डिस्कशंस और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल इज आदित्य L1 लिफ्ट ऑफ टू स्टडी द सन। जो इंडिया का जो इसरो का आदित्य L1 मिशन था वो जो है लॉन्च कर दिया था सैटरडे को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है वहाँ पे, ठीक है ना। ये फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन रहेगा इसरो का, जिसका नाम है आदित्य L1, ठीक है ना। इसरो ने इसको सैटरडे को लॉन्च किया था और इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था वो आप याद रखेंगे, PSLV लॉन्च वेसल व्हीकल जो है वो यूज किया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये उसकी 59th फ्लाइट जो है वो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये थी कि जो स्पेसक्राफ्ट है इट विल परफॉर्म ऑर्बिटल मैन्यूवर्स बाय यूजिंग इट्स लिक्विड एपोजी मोटर लैम इंजन टू रीच L1। इसका यूज किया जाएगा लैम इंजन का। और जो आदित्य L1 है वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा अर्थ से, ठीक है ना। एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सन विच इज अबाउट 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आगे पेज 8 में भी इसके रिगार्डिंग आगे कंटिन्यूशन है उसको हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। एक बार पेज 8 में ही देख लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे जस्ट ये था कि इस एक इम्पोर्टेंट चीज आपको ये भी याद रखनी है कि इस जो ये मिशन था इसमें जो है टोटल 7 पेलोड जो है वो ऑन बोर्ड जो है आदित्य L1 के जो है वो इसके साथ में हैं। और उनका आपको नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा, पूछे इनमें से कौन सा जो है वो पेलोड्स में से नहीं था या इनमें से कौन सा पेलोड्स में नहीं है, और वो आपको ऑप्शन देगा उससे आपको कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। तो सबसे पहला पेलोड था VELC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। दूसरा है सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। फिर है सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और फिर है हेलियोस हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर है आस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और फिर है पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और लास्ट है हमारा एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। तो ये टोटल 7 पेलोड्स जो है वो ऑन बोर्ड आदित्य L1 के वो जो है छोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको इसके बारे में जानना जरूरी था। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज आज की क्या है। यस, यहाँ पे एक था कि रिपोर्ट रिवील्स डिप इन प्रोडक्शन ऑफ राइट फूड क्रॉप्स इन केरल। केरल में जो है जो राइस का प्रोडक्शन है उसमें भी गिरावट देखने को मिली। और साथ साथ जो टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो भी केरल में जो है वो डाउनवर्ड की तरफ देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू 21-22 के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अगर पिछले जो प्रोडक्शन है वो 2021-22 में जो वो गिरा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो 2020-21 में जो है अगर देखें तो जो एरिया था अंडर पैडी कल्टीवेशन वो लगभग 4.54% से जो है वो डिक्रीज हुआ था 2020-21 के कंपैरिजन में 2021-22 में। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी राइस का जो है वो डिक्रीज हुआ है और लगभग 10.34% जो प्रोडक्शन का डिक्रीज हुआ। तो एरिया में भी डिक्रीज देखने को मिला है और जो प्रोडक्शन है उसमें भी। और अगर पूरे पीरियड की बात करें इसमें तो जो एरिया अंडर फूड क्रॉप्स था, टोटल फूड क्रॉप्स के अंडर जो एरिया था वो भी डिक्लाइन देखने को मिला है बाय 4.94%। और नॉन फूड क्रॉप्स का भी रिडक्शन देखने को मिला है 0.3% से, ठीक है ना। तो एरिया जो है वो कम हुआ है। तो ये है कि इसका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन पे इसका इफेक्ट देखने को पड़ सकता है क्योंकि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो कम देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद G20 की जो फाइनल समिट होने वाली है तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे फाइनल राउंड जो होने वाला है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया है कि जो डिफरेंसेज हैं, मल्टीपल डिफरेंसेज यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो अलग अलग कंट्री या अलग अलग स्टेक होल्डर G20 के मेंबर्स हैं उन्होंने अलग अलग जो है डिफरेंसेज अभी हैं तो एक कॉमन जो है वो इवॉल्व नहीं हो पाया स्टेटमेंट। तो उनकी बात की है कि जो नेगोशिएशन चल रही हैं these have hit रोड ब्लॉक्स ऑन अदर इश्यूज बिसाइड्स यूक्रेन। तो केवल यूक्रेन का इशू नहीं है जिसपे उनके रोड ब्लॉक्स हैं, जिन पे उनके इश्यूज हैं, बाकी और भी कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर डिसएग्रीमेंट या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो इसमें कुछ लिस्ट आउट किए हैं ऑथर ने। पहला है द फिगर्स इन बिलियंस और ट्रिलियंस
ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्री के द्वारा क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी थी वो उन पे डिफरेंसेज है। दूसरा, रशिया, चाइना और सऊदी अरेबिया जो है दे हैव अपोज द इम्पोजिशन ऑफ कार्बन एमिशन पीकिंग डेडलाइंस बाय G7 कंट्रीज। जो G7 कंट्रीज ने उनको डेडलाइन के लिए जो फोर्स कर रहे हैं तो उसको भी अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। रशिया, चाइना और सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। फिर differences between the developed countries and the developing countries over the language on increasing representation of the global south। तो जो लैंग्वेज पे इशू आ रहा है वो ऑन द बोर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो ग्लोबल साउथ के मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, उनमें रिप्रेजेंटेशन को ग्लोबल साउथ की बढ़ाने की बात चले, उस पर इशूज आ रहे हैं डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। डेवलपिंग कंट्रीज ऑब्वियसली कहने कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज उसका अपोज कर रही हैं, ठीक है ना। द G7 हैड आल्सो अपोज लैंग्वेज ऑन कंडेमनिंग द डिसरेस्पेक्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट और सैक्रेड बुक्स। जो एक इशू है ये जो डिसरेस्पेक्ट या डिस्ट्रक्शन हो रहा है रिलीजियस टेक्स्ट का, तो उसके अगेंस्ट भी जो है अपोजिशन या डिफरेंसेज हैं। और लास्ट जो एक दिखाया वो चाइना के रिगार्डिंग है कि चाइना ने जो ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, क्या क्या, इंडियन एडिशन ऑन द मिलेट्स, जो इंडिया ने मिलेट्स का एडिशन किया है इसमें, वो जो लाइफ का हम एडिशन किया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का वो, और जो यूज किया है संस्कृत फ्रेज जो कि है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना, वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फैमिली वाली बात, वो उसका भी उसने जो संस्कृत फ्रेज यूज किया है वसुधैव कुटुंबकम, उसने साइड किया था संस्कृत इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20। लेकिन हमने ये कहा है कि हमने जो मोटो रखा है वो इंग्लिश में वन वर्ल्ड वन फैमिली वो था, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम तो जस्ट इंडिया स्पेसिफिक है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। तो दिस इज इट। आगे इंपॉर्टेंट क्या आर्टिकल है एक बार नजर मार लेते हैं। यस, 3/4 ऑफ इंडियाज इरिगेशन सोर्सेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी स्टडी। तो एक जो स्टडी पब्लिश की थी, जो लेटेस्ट एडिशन था माइनर इरिगेशन सेंसस जो किया जाता है, ठीक है ना, उसका ये यहाँ पे डाटा है। उसने एक स्टडी ये थी, तो ए कंपेंडियम ऑफ बोरवेल, ट्यूबवेल्स एंड अदर प्राइवेटली ओन्ड इरिगेशन सोर्सेज बाय फार्मर्स। तो इस स्टडी में ये फाइंड किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पावर टू एक्सट्रैक्ट वाटर ओवर डीजल एंड विंड एंड सोलर एनर्जी। तो सबसे ज्यादा जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है वाटर का इरिगेशन पर्पज के लिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। और 3/4 जो इंडिया का इरिगेशन सोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अगर पॉन्ड्स की बात करें तो उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। नंबर ऑफ पॉन्ड्स डिक्लाइन हुए हैं 87 लाख से 82 लाख इन ए स्पैन ऑफ 4 ईयर। 4 साल के अंदर जो है इनका डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं ट्यूबवेल्स की जो वो है और बोरवेल्स की जो वो है संख्या वो बढ़ी है, ठीक है ना। और उसमें भी जो ग्रेटर डेप्थ से जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो ज्यादा बढ़ा है, ठीक है ना। बाकी डाटा उतने के ओवरऑल अगर देखें तो 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम जो है वो रिपोर्ट की गई हैं इन द कंट्री फ्रॉम 695 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 647,394 विलेजेस। 6,47,394 विलेजेस जो कि 695 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर किए गए हैं। उनमें लगभग 23.14 मिलियन जो है माइनर इरिगेशन स्कीम जो है वो चल रही हैं। इनमें से जो ये स्कीम 23.14 मिलियन स्कीम्स है, उनमें से जो 94.8% है यानी कि 21.93 मिलियन वो ग्राउंड वाटर के लिए है, और जो 1.21 मिलियन है यानी 5.2% है वो सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए जो वो है स्कीम्स चलाई जा रही है। तो ये डाटा आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, या आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है, कि ज्यादा पोर्शन किसका है। तो जो ग्राउंड वाटर का है वो 94.8% है, काफी ह्यूज है, और जो सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन है उसके लिए केवल 5.2% है। उत्तर प्रदेश लीडिंग है अगर देखें नंबर ऑफ माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स में, तो उसका शेयर जो है लगभग 7.2% है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है विद 15.4% शेयर, फिर मध्य प्रदेश का, और फिर तमिलनाडु का आता है, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर स्कीम्स में अगर बात करें तो लीडिंग उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। और अगर सरफेस वाटर की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है, कर्नाटक सेकंड पे, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड उसके बाद आते हैं। उनका हाईएस्ट शेयर है सरफेस वाटर स्कीम में। तो ओवरऑल माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो है उनमें उत्तर प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, सेकंड महाराष्ट्र, और सरफेस वाटर की बात करें स्कीम्स की तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे, सेकंड पे कर्नाटका, फिर तेलंगाना, उड़ीसा। तो ये डाटा जो है वो प्रेजेंट किया गया है। प्रज्ञान कंप्लीटेड इट्स टास्क रोवर सेफली पार्क्ड एंड सेट इनटू स्लीप मोड सेज इसरो। जो प्रज्ञान रोवर था उसने अपना जो 14 दिन का जो उसका टाइम था वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें लगभग उसने 100 मीटर की जो है वो पाथ जो है वो ट्रेवर्स किया है फ्रॉम द लैंडर विक्रम ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है ना। और अब जो नेक्स्ट सनराइज वहां पे जो होगा जहां पे इसको ये हमारा रोवर है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि सितंबर 22 को जो नेक्स्ट जो सनराइज वो होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या पता ये सक्सेसफुल अवेकनिंग वहां पे कर पाएगा।
तो अनदर सेट ऑफ असाइनमेंट उसके लिए रेडी रहेगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो इट विल एक्ट एज ए इंडियाज लूनार एम्बेसडर, ठीक है ना, और वो वहीं पे हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताया कि चंद्रयान 3 ने जो रोवर भेजा था उसने अपना 14 दिन का पीरियड जो है वो खत्म कर दिया। ये आपको हम पहले बता चुके हैं कि लूनार डे जो होता है वो 14 अर्थ अर्थ डे के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। ओवर हाफ ऑफ श्रीलंकन पीपल वल्नरेबल, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यूएनडीपी की जो एक सर्वे किया था इन्होंने, उस सर्वे का नाम था, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट का जो सर्वे किया था ये नेशनल सिटीजन सर्वे जो किया गया था, इट इज लेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसने बताया था कि द क्रशिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका लास्ट ईयर हैज लेफ्ट मोर देन हाफ ऑफ द आइलैंड पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली वल्नरेबल। तो लगभग मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है मल्टी डायमेंशनली वल्नरेबल है। 12 मिलियन आउट ऑफ 22.16 मिलियन जो स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है आर फेसिंग चैलेंज इन एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। और इसकी वजह से एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स में जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं वो लगभग 22.16 मिलियन पॉपुलेशन में से 12 मिलियन पीपल जो है वो फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइंडिंग जो है आर इन लाइन विद यूनाइटेड नेशन एजेंसी की जो अर्लियर रिसर्च करेगी उनकी लाइन में है। रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी लेवल्स, रीअफर्म द एनेक्डोटल एनकाउंट्स ऑफ पुअर फैमिलीज cutting down their food intake and pulling their children out of school to cope with the high living cost। जो लिविंग कॉस्ट की वजह से बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ रहा है, जो फूड इनसिक्योरिटी फेस करनी है, तो उन सब जो प्रीवियस रिपोर्ट्स में बताया था उन्हीं के लाइन में ये भी रिपोर्ट जो है वो बता रही है, ठीक है ना। रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस ये इसलिए है क्योंकि द स्पेशली आफ्टर द गवर्नमेंट रिजेक्टेड यूनिसेफ रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि हाई मेलन्यूट्रिशन लेवल्स हैं अमंग श्रीलंकन चिल्ड्रन लास्ट ईयर, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी, तो उसको गवर्नमेंट ने, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थे, उसने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब जो ये यूएनडीपी की स्टडी है या रिपोर्ट है, उस सर्वे है, उसमें भी यही फाइंडिंग्स देखने को मिली है। तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस भी है कि दो तीन रिपोर्टों में या यूएन एजेंसी की और रिपोर्ट में भी यही चीज निकल सामने को मिलने आ रही है, ठीक है ना। यूएनडीपी रिपोर्ट ने ये कहा है कि मेजोरिटी या फिर ये कहिए 82% जो ऑफ दोज फाउंड टू बी मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबल, ये जो मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबल है जिसको हमने बताया 50% ऑफ पॉपुलेशन के अराउंड है, उसमें से 82% जो है वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं एंड अंडरस्कोर द नीड फॉर मोर पॉलिसी फोकस। तो इस एरिया पे या रीजन में, जो रूरल रीजन है, उनमें फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। साइंस के सेक्शन में आज जो इंपॉर्टेंट चीज आई थी ये था अर्ली प्रेडिक्शन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया यूजिंग ए बायोमार्कर का यूज करके जो प्री एक्लेम्पसिया उसका अर्ली जो है डिटेक्शन किया जा सकता है। तो अ लिक्विड बायोप्सी अप्रोच दैट मेजर्स डीएनए मेथाइलेशन लेवल्स इन द ब्लड, दिस में इम्प्रूव द डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसीज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्री एक्लेम्पसिया एट अर्ली स्टेजेस। जो प्रेगनेंसीज हैं जिनमें प्री एक्लेम्पसिया डेवलप होने के चांसेस हैं उनको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सकता है। और प्री एक्लेम्पसिया क्या है? इट इज अ मेजर कॉज ऑफ मोर्बिडिटी ड्यूरिंग गेस्टेशन के दौरान जो डेथ हो जाती है, चाइल्ड डेथ या मोर्बिडिटी रिजल्ट होती हैं, उनका मेजर कॉज है प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है ना। तो अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्पसिया का होना जो है अकरिंग बिफोर 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ सीवियर डिसीज एंड फीटल मोर्टेलिटी। अगर अर्ली डेवलपमेंट हो जाता है प्री एक्लेम्पसिया, मतलब बिफोर 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, तो ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको या तो कोई चाइल्ड जो इन्फेंट है उसको, या तो मतलब जो फीटस है उसको, या तो कोई डिजीज हो सकती है या फिर फीटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ सकती है उसमें, ठीक है ना। तो ये स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे डिटेक्शन हो सकता है। जो प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स हैं वो सजेस्ट ये करते हैं कि दैट द सेल फ्री डीएनए मिथाइलेशन प्रोफाइलिंग इज अ प्रॉमिसिंग टूल फॉर प्री सिम्प्टोमेटिक पीई रिस्क assessment and has the potential to improve the treatment and follow up in the obstetric clinic। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर आप प्री डिटरमाइन कर लें, जो प्री सिम्प्टोमेटिक जो प्री एक्लेम्पसिया है उसके जो प्री सिम्प्टोमेटिक आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है जो उससे रिलेटेड रिस्क हैं उनको आप अर्ली डायग्नोज कर पाओगे, और जो ट्रीटमेंट है या पोटेंशियल है इंप्रूवमेंट का ट्रीटमेंट के लिए वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से हेल्पफुल रहेगा ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। आगे है स्नैपशॉट में, स्टडी रिवील्स पॉपुलेशन डिक्लाइन इन ह्यूमन एंसेस्टर। कि स्टडी में ये पाया गया है कि बिटवीन 8 लाख एंड 9 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन एंसेस्टर पॉपुलेशन जो है वो क्रैश हो गई थी। और स्टडी में सजेस्ट किया कि केवल 1280 जो है ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स रह गए थे उस टाइम पे। एंड द पॉपुलेशन बोटलनेक, ये जो पॉपुलेशन बोटलनेक है जिसमें क्रैश हुई थी, वो लगभग 1,17,000 सालों तक चला था। और लगभग 98.7% ऑफ द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन वर लॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द बोटलनेक। और इस टाइम पे जो है लगभग 98.7% जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी ह्यूमन की, वो लॉस हो चुकी थी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो केवल 1280 लोग रह गए थे, ये
एक तरह से इम्पोर्टेंट वो था रिसर्च। न्यू ऑर्डर मैप मैचेस परसेप्शन ऑफ स्मेल, तो स्मेल से रिलेटेड यहाँ पे है कि स्मेल का परसेप्शन कैसे किया जाता है, तो इसमें कुछ एक नया प्रिंसिपल ऑर्डर मैप जो है वो मॉडल किया गया है। द कनेक्शंस बिटवीन एन ऑर्डरेंट्स केमिकल स्ट्रक्चर एंड विद इट्स परसेप्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ स्मेल, जो कोई ऑर्डरेंट है जिसका उसका केमिकल स्ट्रक्चर और जो उसका परसेप्शन है, जो इसकी प्रॉपर्टी है स्मेल की, उनके बीच में रिलेशन को डेवलप करने के लिए जो है प्रिंसिपल ऑर्डर मैप जो है वो रिसर्चर्स ने डेवलप किया गया है। तो आने वाले टाइम में ऑर्डरेंट्स और उनका जो परसेप्शन प्रॉपर्टीज है उनके बीच में और ज्यादा हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। व्हाट ड्राइव द प्रोसेस ऑफ एटलांटिफिकेशन इन आर्कटिक सीज, एटलांटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बताएगा इसमें। तो जो ये प्रोसेस एक्चुअली क्या है, जो वार्म वाटर्स हैं फ्रॉम द अटलांटिक ओशन हैव बीन डाइवर्टेड इनटू द आर्कटिक ओशन इन रिसेंट ईयर्स, अ फिनोमेना कॉल्ड एटलांटिफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप याद रखेंगे, ये पूछी जा सकती है एनवायरमेंट वाले पार्ट में। एटलांटिफिकेशन क्या है, जो अटलांटिक ओशन से वार्म वाटर है वो आर्कटिक ओशन में जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोला है अटलांटिफिकेशन। मतलब आर्कटिक ओशन जो है अटलांटिक ओशन में कन्वर्ट हो रहा है एक तरह से, इस ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट में। दैट हैज डिस्टर्ब्ड ओशन स्ट्रेटिफिकेशन इन द आर्कटिक, जिसकी वजह से जो आर्कटिक ओशन है उसमें जो ओशन स्ट्रेटिफिकेशन वो डिस्टर्ब हुआ है, एंड कोज हीट फ्लक्सेस दैट हेल्प मेल्ट सी आइस, और वहां के जो सी आइस है वो काफी उसने उसके जो मेल्टिंग को है वो बढ़ा दिया है। द स्टडी शोज दैट द कल्प्रिट इज द आर्कटिक डाइपोल, और इसका जो मेन रीजन या कारण बताया गया है वो स्टडी में ये बताया गया कि वो आर्कटिक डाइपोल इज द रीजन एसोसिएटेड विद दिस अटलांटिफिकेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट, यस, सेल्स विद मिनिमल जीनोम कैन इवॉल्व एज फास्ट एज नॉर्मल सेल्स। तो एक स्टडी की गई है जिसमें मिनिमम जीनोम के साथ जो है सेल्स को रखा गया था और उनमें ये पाया गया कि उनका इवोल्यूशन भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सेल्स की तरह ही होता है। तीन, तो इसमें साइज को जो है काफी जीनोम मिनिमाइजेशन जो है वो लगभग 31% तक डिक्रीज गया सेल साइज में, और उसके बाद ये स्टडी की गई है। स्टडी की बात कर लेते हैं तो उतने बताइए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, दीज कंटेन थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, लेकिन इनमें से मोस्ट ऑफ विच आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए सारे जीन्स की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो जीन्स हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, तो उनमें अगर म्यूटेशंस होती हैं तो दीज म्यूटेशंस आर नॉट लीथल। तो ये हम जानते हैं कि सर्वाइवल जो जरूरी है तो उनमें अगर म्यूटेशन होता है तो लीथल इफेक्ट तो उन पे नहीं होने वाला है। ठीक है ना। स्टडी जो की गई है, इट डिमोन्स्ट्रेट द कैपेसिटी फॉर ऑर्गेनिम्स टू अडेप्ट इवन विद एन अननेचुरल जीनोम दैट वुड सीमिंगली प्रोवाइड टाइटल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर जीनोम की कैपेसिटी को कम भी कर देंगे, जीनोम कम भी रहेगा, मिनिमल जीनोम भी रहेगा कि जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जरूरी है, सिर्फ उतना जीनोम भी रहेगा, तब भी जो है वो ऑर्गेनिम्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, उस अननेचुरल जीनोम के साथ भी, मतलब नेचुरली अगर टोटल जीनोम है लेकिन उसमें से अगर आप जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है उसको निकाल देते हैं, उसके बाद भी जो है उसको वो इवोल्यूशन में हेल्प करता है। माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स यहाँ पे यूज किया गया था, इसलिए यूज किया था इट हैज हाईएस्ट रिकॉर्डेड म्यूटेशन रेट फॉर एनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें हाईएस्ट म्यूटेशन रेट होती है। ठीक है ना। ये डॉक्टर जे लेनन है जो इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने ये मेनली रिसर्च की थी, उन्होंने यहाँ पे बताया है। डॉक्टर लेनन ने ये बोला है कि what is more important is that the rate of adaptation was not hampered by having a synthetically reduced genome, synthetically reduce करके जो जीनोम इंट्रोड्यूस किया गया था उससे भी जो है जो अडेप्टेशन रेट थी वो कम नहीं हुई थी, और 300 डे तक ये इन्होंने रखा था। दे फाउंड दैट द मिनिमल सेल आल्सो रीगेन्ड ऑल द फिटनेस इट हैड लॉस्ट ड्यू टू जीनोम मिनिमाइजेशन एंड कुड परफॉर्म एज वेल एज द नॉन मिनिमाइज्ड सेल। तो जो भी फिटनेस उसने लॉस की थी ड्यूरिंग मिनिमाइजेशन ऑफ द जीनोम, वो सारी की सारी उसने रीगेन कर ली और उसने बिल्कुल एज मतलब एज वेल परफॉर्म किया, उसकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत, बिल्कुल नॉर्मल जो सेल्स थी उनके बराबर उसकी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है ना। बाकी जो ऑथर्स हैं उन्होंने भी ये कहा है कि द फाइंडिंग दैट द इवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिमेन्स हाई डिस्पाइट देयर डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी ट्रैजेक्टरीज, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइक्रोबियल इवोल्यूशन। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है माइक्रोबियल इवोल्यूशन की उसके फील्ड में एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि जो इवोल्यूशनरी पोटेंशियल है वो तब भी हाई रहा है उनमें जबकि हमने जो दूसरा मतलब अलग तरीके का इवोल्यूशनरी ट्रैजेक्टरी को हमने फॉलो किया था कि आपने मिनिमल जीनोम यूज करके जो आपने ये स्टडी की थी, तो उससे भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो साइंटिस्ट लर्न फ्रॉम सिंपल केस सिनेरियोज, वी वर एबल टू लर्न समथिंग फंडामेंटल अबाउट इवोल्यूशन एंड इट्स लिमिट्स बाय स्टडीइंग अ मिनिमल सेल। तो मिनिमल सेल की स्टडी करके हम फंडामेंटल जो इवोल्यूशन के उनको उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी जो लिमिट्स हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है ना। तो इंजीनियर्ड सेल्स आर नॉन स्टैटिक, our study shed some light on how synthetic organisms might change when confronted by the inevitable forces of evolution। कि synthetic जो organisms है वो कैसे चेंज हो सकते हैं, इस सब का
जो है आइडिया लगा सकता है इवोल्यूशन के दौरान, मतलब इवोल्यूशन के फील्ड में एक तरह से ये अच्छा जो है वो रोल प्ले करने वाली है ये रिसर्च आने वाले टाइम में, ठीक है ना। यूजिंग एआई ऑन एक्सरेज कैन डिटेक्ट मोर टीबी केसेज, तो अगर एक्सरेज पे अल्गोरिथम्स यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डिटेक्शन करा जाए तो डिटेक्शन रेट जो टीबी केसेज उनको बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं कि हम ज्यादा जो है वो डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ये कहीं ना कहीं एड्रेस कर सकता है। तो द एआई एल्गोरिथम QXR इसका नाम है, डेवलप्ड बाय मुंबई बेस्ड क्वेर एआई कैन हेल्प डिटेक्ट पीपल विद प्रिजम्पटिव टीवी अर्ली एंड इन लेस देन अ मिनट, तो ये अर्ली डिटेक्शन कर सकता है प्रिजम्पटिव टीवी वाले केसेस का, और 1 मिनट से भी कम के अंदर ये डिटेक्ट कर सकता है, तो यानी कि ये हेल्पफुल रहने वाला है। अवेटिंग अ नोट, हालांकि इसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है। तो QXR ऑल्सो मीट द WHO रिक्वायरमेंट विद मोर देन 90% सेंसिटिविटी एंड मोर देन 70% स्पेसिफिसिटी इन पीपल ओल्डर देन 15 ईयर, तो जो WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें 90% से ज्यादा सेंसिटिविटी होनी चाहिए और 70% से ज्यादा स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए इन ओल्डर देन 15 ईयर्स ओल्डर पीपल्स में, तो उसको ये मीट करती है, ठीक है ना। तो ये बस वेट कर रहा है कि इसको अप्रूवल मिल जाए, ठीक है ना। So India's ambitious goal of eliminating TB by 2025 will remain possible only if early diagnosis and initiation of care for millions of people with TB becomes a reality। वही बात हमने कही थी जब पीछे कई बार हम साइंस के वाले पोर्शन में संडे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि टीबी का जो हमारा गोल है 2025 का वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम जो है अर्ली डायग्नोसिस जो अर्ली डायग्नोसिस होनी है मिलियंस ऑफ पीपल में उसको नहीं अचीव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो लार्ज स्केल यूज ऑफ एआई असिस्टेड चेस्ट एक्सरे फॉर स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव दिस गोल, और इस गोल को अचीव करने में ये फर्स्ट स्टेप साबित हो सकता है, ठीक है ना। QXI एल्गोरिथम की बात करें तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अभी यूज में नहीं है, ये ऑलरेडी जो है लगभग 50 से ज्यादा कंट्रीज में यूज किया जा रहा है, और इंडिया में भी लगभग 24 स्टेट जो है वो यूज करें QXR को एट अबाउट 150 साइट, मतलब सब साइट्स पे यूज नहीं हो रहा है, ये पायलट या एक तरह से प्रोजेक्ट के मतलब सैंपल के तौर पे यूज किया जा रहा है जहाँ पे अभी इसके रिजल्ट्स देखने को अच्छे मिले हैं, ठीक है ना उसमें। बट नो वेयर इन इंडिया इज द सॉफ्टवेयर यूज एट स्केल, वही लार्ज स्केल पे कहीं पे भी ये यूज नहीं किया जा रहा था, उसी के लिए नोड या अप्रूवल की बात की जा रही है जो हमने अभी बात की थी। अगर उसका अप्रूवल मिल जाता है तो ये इसको लार्ज स्केल पे भी किया जा सकता है। द यूज ऑफ QXR टू स्क्रीन द एक्सरेज इंक्रीज द पॉजिटिविटी ऑफ मोलिकुलर टेस्ट बाय 18 to 20%, जो मोलिकुलर टेस्ट की जो पॉजिटिविटी रेट है उसको ये बढ़ा देगा अगर हम इसको यूज करते हैं बाय 18 to 27%, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आगे देखते हैं, बिजनेस में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, स्पोर्ट्स में बताया है जेवलिन से रिलेटेड आज एक्सप्लेन रहा था कि किस क्या जेवलिन थ्रो में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और किस तरीके से जो थ्रोअर्स हैं उनका रिकॉर्ड वगैरह बताया है। तो इंडिया पाकिस्तान का कल मैच था एशिया कप में, बारिश की वजह से हालांकि मैच जो है वो हो नहीं पाया, रद्द हो गया, लेकिन इंडिया के कुछ नए खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। आगे देखते हैं, यस टाइगर्स इन द टाउन, तो बेसिकली इसमें ये यहाँ पे ये जो ओनम फेस्टिवल होता है उसमें एक डांस किया जाता है पुल्लिकली, डांस ऑफ द लेपर्ड्स हैज अ हिस्ट्री डेटिंग बैक टू ओवर 200 ईयर्स, तो ये ओनम फेस्टिविटीज के दौरान जो है किया जाता है। ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था एज ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द लोकल पॉपुलेशन और पर्टिकुलरली फार्मर्स एंड लेबरर्स ड्यूरिंग द ओनम फेस्टिविटीज में यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें एक तरह से टाइगर के रूप में जो है वो लोग अपने आप को पेंट करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वो परफॉर्मेंसेज करते हैं। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ कलारीपयट्टू केरल का मार्शल आर्ट है ये, आप इसका याद रखें कि कलारीपयट्टू क्या, कलारीपयट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। द परफॉर्मेंसेज आर accompanied बाय ट्रेडिशनल परकशन इंस्ट्रूमेंट सच एज चेंदा, अ सिलिंड्रिकल ड्रम एंड थकिल और पेयर ऑफ साइंबल्स। जो ये पुल्लिकली फेस्टिवल है उसमें जो है परफॉर्मेंस जो है किसके साथ, जहाँ पे परकशन इंस्ट्रूमेंट है वो चेंदा यूज किया जाता है और थाकिल यूज किया जाता है, ए पेयर ऑफ साइंबल्स, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने अच्छे से, देखिए लोग अपने आप को टाइगर्स लेपर्ड्स में पेंट करते हैं, वो मेन यहाँ पे आइडिया है, ठीक है ना। देख सकते हैं कैसे लोगों ने तो ब्रिलियंट कलर्स हैं यहाँ पे। अच्छा ये पुलिकली फेस्टिवल, तो ये याद रखें ओनियम फेस्टिवल से रिलेटेड है और ये डांस है एक ओनम फेस्टिवल के दौरान जो किया जाता है। थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये ज्यादा फेमस है, थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी, लिखा भी होगा कहीं पे, लिख देते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज इट, होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।